हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय शिरोकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम दशम भाव की चर्चा करते हुए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं कि आपका करियर या व्यवसाय या नौकरी क्या रहेगी। उसी सिलसिले में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुंडली में वैज्ञानिक बनने के योग कैसे बनते हैं, इसे आज हम इस बात को आज हम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली का उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में वैज्ञानिक या साइंटिस्ट बनने के योग कैसे बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 125 तक के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीयूषकांत शर्मा को सब्सक्राइब करें और पार्ट 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना विलम्ब किए। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक बनने के योग कैसे बनते हैं। इसके लिए पहली शर्त यह है कि अष्टम भाव अष्टमे, लग्न लग्ने और दशम भाव दशमें, इनका बली होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा नवम भाव नौ में इनका भी बली होना आवश्यक है, क्योंकि अष्टम भाव शोध का भाव कहलाता है, रिसर्च का भाव कहलाता है और छठा भाव भी महत्वपूर्ण होता है और उसका स्वामी भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छठा भाव जो है प्रतियोगिता का कहलाता है, प्रतिस्पर्धा का कहलाता है। इसलिए उसका भी मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। और नवम भाव जो है उच्च शिक्षा का भाव कहलाता है, पंचम भाव बुद्धि और शिक्षा का भाव कहलाता है। इसलिए इनका मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। और दशम भाव करियर का भाव होने से इसका भी प्रबल होना आवश्यक है और इन भावों के स्वामी का भी। और इसके अलावा बुध और राहु केतु इनका भी प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है, ज्ञान का गुरु भी ज्ञान का कहलाता है, इसीलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली को देखें तो नियम क्या क्या लगेंगे। पहली बात तो लग्न लग्न चंद्र की स्थिति को देखें। लग्न यहाँ पर मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न का स्वामी होता है बुध। बुध इनकी कुंडली में दशम भाव में नीच का होकर के बैठा है। दशम भाव में मिथुन लग्न में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन का स्वामी बृहस्पति होता है। मीन राशि में बुध नीच का होता है। अब बुध नीच का है तो ये अच्छा कैसे हुआ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बुध को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार या बालक की संज्ञा दी गई है। बुध यदि नीच का होगा तो बालक को अपनी बुद्धि पर नियंत्रण होगा, अर्थात अपने अहंकार पर नियंत्रण होगा। उसे अपने उपलब्धि का अहंकार या घमंड नहीं होता है, बुध यदि नीच का होता है तो। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति को देखें, ये लग्न और लग्न की बात हो गई। और इसकी दृष्टि जो है बुध की दृष्टि
चतुर्थ भाव पर पड़ रही है अपनी ही राशि में, तो ये जो है अलगाववादी पैदा करता है। ये अलग बात है, आगे बात करेंगे इसके। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा और बुध दोनों इनकी कुंडली में नीच के हैं। चंद्रमा नीच का है, लेकिन चंद्रमा जिस राशि में है, मंगल की राशि वृश्चिक में है, वो मंगल यानी उस भाव का, छठे भाव का जो स्वामी है मंगल, वह अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में स्थित है और राहु के साथ स्थित है। तो ये जो है ये जो है ये ये इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और मंगल का उच्च होकर के 1 2 3 4 5 मंगल का उच्च होकर के 12वें भाव पर पंचम दृष्टि होना, ये इनमें जो है दिखावे की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये संतुष्ट रहते हैं हमेशा। ये तो इनके व्यक्तित्व की बात हुई। अब बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। छठे भाव में नीच का चंद्रमा होने से प्रारंभ में समाज में इनको मानसिक दृष्टि से या मानसिक रूप से कमज़ोर समझा जाता था, क्योंकि इनके चंद्रमा जो है नीच राशि वृश्चिक राशि में है, वो भी छठे भाव में। इसलिए अगला यह है द्वितीय भाव, जो कि वाणी का भाव कहलाता है। उसमें केतु विराजमान है, जो इनको अंतर्मुखी बनाता है, दार्शनिक बनाता है, वैज्ञानिक बनाता है। केतु क्योंकि आध्यात्म का ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, वो यदि द्वितीय भाव में होगा तो द्वितीय भाव जो है वाणी का भाव कहलाता है, कुटुंब का भाव कहलाता है। इनकी इनमें वो आसक्ति नहीं होती है वैज्ञानिक लोगों की, दार्शनिक लोगों की। ये स्थिति, केतु की ये स्थिति इनको वैज्ञानिक और दार्शनिक बनाता है और अंतर्मुखी भी बनाता है। अंतर्मुखी होने की वजह से इनमें रिसर्च का भाव होता है। अष्टम भाव में स्थित उच्च के मंगल ने अवास्तक वर्ग में भी अधिक बिंदु प्राप्त किए हैं। प्लस पॉइंट ये है कि मंगल का अष्टम भाव से संबंध है और उसमें सर्वाष्टक वर्ग में भी मंगल ने अधिक बिंदु प्राप्त किए हैं। और उसके अलावा 1 2 3 4 मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 11वें भाव में इच्छा शक्ति वाले भाव में है। तो 8वें भाव का संबंध 11वें भाव से बना, तो इसका मतलब यह है कि अपने अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत महत्वाकांक्षा रखते हैं, ऊंची सोच रखते हैं, बहुत अधिक विचारशील होते हैं। मेरी इच्छा शक्ति होती है जानने की, जब तक कि वो उस कार्य में सफल नहीं हो जाते। तो ये भी आइंस्टीन की विशेषता थी स्वभाव में। ये लक्षण भी इनको वैज्ञानिक दार्शनिक बनाता है, मंगल और राहु की स्थिति। अब अष्टमेश, आगे अगला नियम क्या कह रहा है? अष्टमेश शनि लग्नेश और पंचमेश के साथ केंद्र के बल से प्रबल राजयोग बना रहा है। अष्टमेश देखो, अष्टम भाव ये वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टमेश हुआ। अष्टम भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी है। 10वीं राशि होती है मकर, मकर का स्वामी होता है शनि। शनि अष्टमेश के साथ साथ नवमेश भी है, तो अष्टमेश का और नवमेश का दोनों शनि हैं। और पंचमेश के साथ
पंचमेश के साथ दसम भाव में स्थित होना, यानी पंचमेश और नवमेश यानी त्रिकोण के भावों का संबंध दसम भाव यानी केंद्र के भाव से बन रहा है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना। तो इस प्रकार से यह राजयोग भी इन्हें इस कार्य में सफलता दिलाता है। और अष्टम भाव और अष्टमेश से संबंध होने के कारण यह अपने अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत सफल व्यक्ति हैं। उसके अलावा बात करते हैं पंचमेश और द्वादशेश। पंचमेश और द्वादशेश शुक्र पंचम भाव में कौन सी कुंडली लिखी है? 7 नंबर, 7वीं राशि होती है तुला। और द्वादश भाव में 2 नंबर की कुंडली लिखी है, दूसरी राशि होती है वृषभ। और वृषभ और तुला दोनों राशियों के स्वामी शुक्र देव होते हैं, इसलिए कहा गया है पंचमेश और द्वादशेश शुक्र आत्मकारक है। आत्मकारक ग्रह कौन सा होता है? जिसकी डिग्री या अंश सबसे ज़्यादा होता है वह ग्रह आत्मकारक कहलाता है, जैमिनी सूत्र के अनुसार। अब तो पंचमेश और द्वादशेश आत्मकारक व लग्नेश और चतुर्थेश बुध मातृकारक ग्रह होने से राजयोग बना जैमिनी सूत्र के अनुसार, और शुक्र और बुध की युति है, तो ये भी राजयोग बन गया। अब बताओ बुध नीच का नकारात्मक परिणाम क्या मिला? नहीं मिला, क्योंकि बल्कि ये राजयोग में बदल गया, राजयोग में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसलिए बुध अच्छा माना जाएगा इनकी कुंडली में। और इसके अलावा अगला नियम कहता है नवमेश और दशमेश के राशि परिवर्तन से धर्म कर्माधिपति राजयोग बन रहा है। नवमेश क्या है यहाँ पर? शनि। और दशमेश क्या है? गुरु। दशमेश गुरु है और नवमेश शनि है। ये देखो शनि जा कर के दसम भाव में चला गया, और दशमेश दसम भाव में कौन सी गिनती लिखी है? 12 नंबर की गिनती लिखी है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन का स्वामी गुरु जो कि नवम भाव में बैठ गया। इस प्रकार से दशमेश नवम में चला गया और नवमेश दसम भाव में चला गया, तो ये राशि परिवर्तन का योग बन गया। और ये धर्म भाव और कर्म भाव में राशि परिवर्तन हुआ, इसलिए धर्म कर्माधिपति राजयोग बना। धर्म कर्म से आशय केवल पूजा पाठ से ही नहीं है। धर्म कर्म का मतलब ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कितने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना इनकम के आप अपने कार्य क्षेत्र में कितने लगन होते हैं, लगनशीलता से काम करते हैं, वह धर्म कर्माधिपति राजयोग बतलाता है। यानी आपके कार्य में आपकी कितनी आस्था है, कितने निष्ठावान हैं आप, यह धर्म कर्माधिपति राजयोग का लक्षण होता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आगे बात करते हैं। तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग भी इनको वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। उसके बाद में अगला नियम है लग्नेश व चतुर्थेश का नीच होकर नीच भंग में आना। यहाँ पर शुक्र देखो मीन राशि में उच्च का होता है, तो नीच भंग में, और नीच का बुध मीन राशि में नीच का होता है, मीन राशि में उच्च का होता है, उच्च होता है शुक्र। तो
नीच ग्रह का उच्च ग्रह के साथ युति होना ये नीच भंग राजयोग कहलाता है। तो इस नीच भंग राजयोग के कारण मातृभूमि से विरह के साथ प्रसिद्धि दिलाता है। क्योंकि देखिए चौथा भाव जो है मातृभूमि का कहलाता है। चतुर्थ क्या है यहाँ पर बुध, क्योंकि चौथे भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी है। छठी राशि कन्या होती है, कन्या का स्वामी बुध होता है, इसलिए चतुर्थ बुध हुआ। बुध नीच का है तो यह मातृभूमि से विरह कराता है। विरह के साथ अब प्रसिद्धि वाली बात इसलिए है क्योंकि शुक्र उच्च का है और धर्म कर्माधिपति राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और गज केसरी योग भी बन रहा है। क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो देखो 1 2 3 4 पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव जो है केंद्र कहलाता है। चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति इसलिए हुआ क्योंकि चंद्रमा से 4 घर आगे बृहस्पति है, 7वां होता तो भी गज केसरी होता और 10वां होता तो भी गज केसरी होता। इस तरह से तो ये चंद्रमा से बृहस्पति चौथे स्थान पर है। देखो 1 2 3 1 2 3 4 तो इस प्रकार से यह गज केसरी योग भी बना। तो राजयोग कौन कौन से बने? नर्म कर्माधिपति राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग। और ये राजयोग होने के कारण इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली है। और इसके अलावा एक बात और है, राशिपति यानी इनकी जो जन्म राशि है वृश्चिक राशि, उसका जो स्वामी है मंगल अष्टम भाव में उच्च का होकर स्थित है। पहली बात तो ये, और राहु के साथ बैठा है। राहु जो है अलगाववादी ग्रह है, यानी राहु की दृष्टि कहाँ पर है? 1 2 3 4 5। ये देखो मैंने अभी बताया था राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि 12वें भाव पर है। तो इनको 12वें भाव पर दृष्टि होने से इनको मतलब घमंड किसी भी बात का नहीं है। ये जितना मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। इनको कोई मोह माया नहीं रहती है। उसके अलावा 7वीं दृष्टि केतु पर होने से यह दर्शन शास्त्र या अनुसंधान की ओर रुचि रखने वाले हैं। यहीं से अल्बर्ट आइंस्टीन ये परिवार से बहुत दूर जाकर के इनका जो है भाग्योदय हुआ था और इनको प्रसिद्धि मिली थी। ये द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से, राहु की दृष्टि होने से। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु के चतुर्थ भाव में भी दृष्टि होने से यह विरह का कारण है। मतलब जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर इनको प्रसिद्धि हासिल हुई। और अनुसंधान के क्षेत्र में इसलिए क्योंकि इसका संबंध अष्टम भाव और अष्टमेश का संबंध दसम भाव और दशमेश से बन रहा है। क्योंकि राजयोग बन रहे हैं नीच भंग राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग। इस प्रकार से इनकी कुंडली में वैज्ञानिक बनने के योग बने हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।